वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फॉरेनिस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखिए, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस फॉर्म भरने का लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में अभी भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कुछ बिंदुओं पर कि उनको वो कैसे सुधार करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग दो टॉपिक को डील करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले जो है एज प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए स्टडी शहर नामक एक यूजर ने लिखा है, सर एज लिमिट से रिलेटेड पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। इस पे बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाइए। तो ठीक है, इस पे आज एक टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि सर कुछ दोस्त हैं जो सर्टिफिकेट नंबर डाला है इंस्टीट्यूट नेम में, कंफर्म बताइए। सुशील कुमार का सवाल है ये। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नेम और सर्टिफिकेट नंबर, इसमें वो कंफ्यूज कर रहे हैं। इन्हीं का दूसरा भी सवाल है कि सर डीसीए वाले में सर्टिफिकेट इशूइंग इंस्टीट्यूट में रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इस पे आप बताइए। तो देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, शायद आपके भी कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, एज संबंधी एज काउंट और उम्र सीमा की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान है तो हम लोग आ चुके हैं। फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस 2014 में जो नोटिफिकेशन निकल रहा था, संशोधित नोटिफिकेशन, उस पर आ चुके हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसके उम्र सीमा गणना के सेक्शन पर। देखिए, उम्र सीमा पर हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला है वनरक्षी, ठीक है ना। वनरक्षी के जो भी पोस्ट थे, दिनांक 1/8/2014 को न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि 1 अगस्त 2014 बोल रहा है। अधिकतम अनारक्षित 23 वर्ष। उस समय अधिकतम आपको 23 वर्ष थे वनरक्षी के लिए और न्यूनतम 18 वर्ष थे, ठीक है ना। 1/8/2014 को वो काउंट होना था। और क्या लिख रहा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 28 वर्ष। मतलब कि मिनिमम 18 वर्ष था आपको 1/8/2014 को अवेल करना था, और अधिकतम आपको जनरल के लिए 23 वर्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 25 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 28 वर्ष था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2013 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर परीक्षा में पात्र होंगे। कहने का मतलब ये है, 1/8/2013 वैसे कैंडिडेट के लिए निर्धारित किया गया है जो मैक्सिमम एज को क्रॉस कर रहे थे। अब वो 1/8/2013 को मैक्सिमम एज क्रॉस कर चुके हैं। इस कंडीशन में यदि वो 1/8/2014 को फॉर्म भरेंगे तो वो इनएलिजिबल हो जाते, अयोग्य हो जाते। तो इसीलिए उनके बचाव हेतु, चूँकि सरकार का फैसला था, उन्होंने जो 1/8/2013 को, चूँकि 2013 की वैकेंसी थी, तो 1/8/2013 को जो कंप्लीट कर रहे थे अपने हायर एज को, उनको रिलैक्स दिया गया था, रिलैक्सेशन दिया गया था, और उनके लिए बोला गया था कि आप 1/8/2014 तक एलिजिबल हैं। तो जो कैंडिडेट इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे थे कि 1/8/2013 है या 1/8/2014, तो ये क्लियर हो जाए कि बिल्कुल एज का जो काउंट हो रहा है वो 1/8/2014 हो रहा है। 1/8/2013 उन्हीं के लिए हो रहा है जिनका एज एक्सपायर हो रहा था 1/8/2013 को, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया वनरक्षी के लिए, ठीक है ना। अब अन्य पोस्ट के लिए क्या है उम्र सीमा, वो देखते हैं। देखिए, शेष सभी पदों के लिए क्या है, तो देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, ये उस समय की बात है, अभी भी वही है कि संकल्प संख्या इतना के अनुसार उम्र सीमा की गणना 1/8/2014 के आधार पर ही की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2013 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित हो करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा में पात्र होंगे। कहने का मतलब है कि अन्य पोस्ट के लिए भी सेम कंडीशन आपका है। जिनका 1 अगस्त 2013 को उम्र सीमा, हायर उम्र सीमा कंप्लीट कर रहे थे, उनको भी मौका मिला है 1 साल के एक्सटेंशन देने के बाद 1/8/2014 को, और बाकी जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं उन सबको 1/8 तक तो मौका मिला ही मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एज का कैलकुलेशन आपको 1/8/2014 है। देखिए, जिस कैंडिडेट ने ये रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए, वो बार बार कन्फ्यूज कर रहे थे कि क्या 1/8/2013 पर गणना होगा। उनका कहना यह था कि वो बाद में जाके जो दोबारा नोटिफिकेशन निकला, संशोधित नोटिफिकेशन, उसमें जाके वो कंप्लीट करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, और इस तरह के जो भी कैंडिडेट हैं वो निश्चिंत रहें। यदि आपका एज कैलकुलेशन 1/8/14 को कैलकुलेट हो रहा है, पूरा हो रहा है, इससे पहले पूरा हो रहा है, तो बिल्कुल आप संपूर्ण रूप से एलिजिबल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसका छूट दिया गया, यानी कि जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी थे और उन्होंने फॉर्म भरा था 3 साल कंप्लीट करने के बाद, 3 साल जॉब किए हैं, तो उनको 5 साल का छूट था उम्र सीमा में, हायर एज में। और जो
दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनको 10 वर्ष का छूट था। तो ये हो गया उम्र संबंधी सारे के सारा समस्या कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता पर कि उसका इशूइंग डेट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं, जो इस बार मेंस के लिए फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन निकला था 2020 में, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं। देखिए ये कंडिका 3 में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट छोड़ लें। आपको पता है कि प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए सीट के लिए अलग अलग शैक्षणिक और वांछित योग्यता है, उसको आप कंफर्म होने की बात की जा रही है। विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने को शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त योग्यता संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 31/10/2014 के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। देखिए दो महत्वपूर्ण बात कही गई है। पहला, आप जो भी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता लाते हैं, कंप्यूटर का या फिर शॉर्ट टाइपिंग का या फिर आपका जो डिग्री है इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो सारे के सारे बिहार सरकार की मान्यता प्राप्त या फिर किसी भी सेंट्रल या ऑथराइज से होना चाहिए, एटलीस्ट बिहार सरकार का तो होना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की बात की जा रही है, यहाँ पे बिहार सरकार की बात की जा रही है। मैं सर्टिफिकेट 10th या 12 या ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, तो वो आप किसी भी बोर्ड से हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि आपका जो भी इशू होगा सर्टिफिकेट का, जितने भी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का, वो 31/10/2014 से पूर्व का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। तो 31 अक्टूबर 2014 से पूर्व आपके सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र निर्गत हो जाने चाहिए। ये हो गया शैक्षणिक योग्यता की बात। इससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। कहने का मतलब है कि इससे पहले आप पास कर जाने चाहिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कभी कभी होता है निकालने में कुछ थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो अलग बात है, लेकिन इससे पहले आपको वो अर्हता आ जानी चाहिए, यानी कि इससे पहले आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए और आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 31/2014 डेडलाइन है सर्टिफिकेट इशूइंग का, ठीक है ना। और एज का आपको बता दिया गया था कि 1/8/2014, तो यानी कि 1 अगस्त 2014 तक जिन्होंने एज का अर्हता कंप्लीट कर लिया है या उससे पहले कंप्लीट कर लिया है, और 31/10/2014 तक जिन्होंने अपने तकनीकी सर्टिफिकेट या जो भी आपका ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट है उसकी योग्यता प्राप्त कर ली है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। अब देखिए कंप्यूटर इशूइंग डेट और इंस्टीट्यूट नेम और सर्टिफिकेट नंबर, वो जो समस्या है बहुत से लोगों का, उसके समाधान के लिए हम लोग आ चुके हैं। ये एक कैंडिडेट का फॉर्म भरा हुआ है, उसका प्रिंट आउट मेरे सामने है, तो उसको हम लोग जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट समकक्ष ये भरना था, आप उसको भर चुके होंगे। डेट ऑफ पासिंग वो भी आप भर चुके होंगे, ठीक है ना। डेट ऑफ पासिंग की शॉर्ट हैंड, डिक्टेशन, हिंदी टाइपिंग, ये सब मैं आपको जो अपने योग्यता के अनुसार आप भरे थे उसको भरने के बाद अब सीधे हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर टाइपिंग यस करने के बाद कंप्यूटर दक्षता यस किए हैं, फिर आपको डिप्लोमा, ये महत्वपूर्ण था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी की बात आपकी जा रही है। सरकारी संस्था, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, ठीक है ना, दोनों चीज़ कही जा रही है। या तो आप डायरेक्ट सरकारी संस्था हो जो सीधे गवर्नमेंट का बडीज़ हो, या बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको मान्यता मिली होती है, तो दोनों इंस्टीट्यूट यहाँ पर बराबर है। तो उसको भी आप कन्फ्यूजन कर लीजिए कि बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज थे कि सिर्फ जो बिहार सरकार या किसी और सरकार का निजी, कहने का मतलब है उनका अपना जो गवर्निंग बॉडीज़ है, इंस्टीट्यूट है, उसी से मानता होगा। नहीं, उससे तो मानता होगा ही, साथ ही साथ जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिनको सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त है वो सारे के सारे वैलिड हैं। तो उसमें आप कहीं से कोई कन्फ्यूज मत कीजिए, ठीक है ना। इसको जब आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द सर्टिफिकेट इशूइंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको नेम देना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस कैंडिडेट का है इन्होंने नंबर दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। हालांकि वेरिफिकेशन के टाइम इनको फिर से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे कैंडिडेट को उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखिए इस तरह का समस्या बहुत से लोगों का आया था कि नेम ऑफ द सर्टिफिकेट इशूइंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जब नेम बोला जा रहा है तो यहाँ पे आपका नंबर कहीं से भी वैलिड नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह की समस्या अधिकांश स्टूडेंट को आई है। तो देख लीजिए, इस तरह यदि आपने कोई भरा है उसमें कोई नंबर डाल दिया है तो गलत डाला है, आप सतर्क हो जाइए। दूसरा है डेट ऑफ पासिंग, ऑब्वियसली डेट ऑफ पासिंग तो ये सही है। अब इसमें आप लोग का जो भी उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा डेट ऑफ पासिंग, उसको आप भर दीजिए। तो मुख्य रूप से यही था, ठीक है ना। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन बात की बात है, अब वो उस तरह से आप भरिएगा। तो देखिए कंप्लीट हो गया। जो जिनको भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेम और इशूइंग डेट उसमें संबंधित जो भी समस्या आती है उसका समाधान के लिए देख लीजिए कि जहाँ पे आपको नेम मांगा जा रहा है इंस्टीट्यूशन का, वहाँ पर नेम होगा, और जहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मांगा जा रहा है वहाँ पर डेट ऑफ पासिंग होगा। वीडियो से कुछ
जो भी कन्फ्यूजन था उसके क्लियरेंस में मदद मिल पाई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ साथ चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।